प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार कमलेश्वर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है भरे पूरे अधूरे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। घर में मोटरसाइकिल के आने से एक नई रौनक आ गई थी। मोटरसाइकिल के आते ही सबसे पहले बैठक की खिड़कियों पर नए पर्दे पड़ गए थे। जयप्रकाश बाबू ने यह भी महसूस किया था कि राधा अब साड़ी बदलकर और बाल संवार कर ही बाहर निकलने लगी है। सब्जी वाला अब भी आता है, पर राधा बहाव ताव पर उससे उतना तकरार नहीं करती जितना कि पहले किया करती थी। बरामदे में मोटरसाइकिल खड़ी रहती तो ऐसा लगता जैसे घर में कुछ बांकपन आ गया है। राधा की नजर इस बात पर भी रहने लगी कि चारों बच्चों में से कोई भी नंगे पैरों बाहर न निकल जाए। क्रोशिये से उसने बैठक की मेज के लिए जालीदार टेबल क्लॉथ भी बुन लिया था और हर रोज बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके जूतों पर पॉलिश भी कर दिया करती थी। जयप्रकाश बाबू को इससे बड़ी संतुष्टि होती थी। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लाने के बाद से घर में अजीब सा ढब और बड़प्पन आ गया था। बच्चे शेर हो गए थे। बीवी पड़ोसियों को घर बनाने की हिदायतें देने लगी थी और दूसरों के घरों का हालत देखकर अब जरा ज्यादा दुखी होने लगी थी। पड़ोस वालों की मशीन पर वह जयप्रकाश बाबू के लिए धारीदार नाइट सूट सिल लाई थी और हर रात उन्हें जबरदस्ती पहना देती थी। सलीका तो तुमने सीखा ही नहीं, राधा कभी कभी उन्हें ताना देती। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि धोती और बनियाइन पहनकर सवेरे सवेरे घूमने लगो। सुबह सवेरे भी कई लोग आ ही जाते हैं। और अपने पैरों के नाखूनों पर वह नेल पॉलिश भी लगाने लगी थी। जयप्रकाश बाबू सोकर उठते और गुसल खाने से वापस आते तो उन्हें स्टूल पर शेव का सामान रखा हुआ मिलने लगा था और एकाएक हुए परिवर्तन से कभी कभी वे चकित रह जाते थे, पर मन में कहीं यह संतोष और भी गहरा जाता कि अब घर कुछ ऊपर उठ रहा है, उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मोटरसाइकिल का इतना गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव उनके रहन सहन पर पड़ जाएगा, यह उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। और पड़ोसी औरतों के बीच राधा बड़े विश्वास और सहज स्वाभिमान से कहती, सबसे पहली चीज तो घर है। आदमी घर बना ले तो समझो सब कुछ बना लिया। माधुरी के पापा कह रहे थे कि एक खाने की मेज और ले आएंगे। आजकल कौन खाता है चौके में बैठकर। जयप्रकाश बाबू को अपना बनता हुआ घर दिखाई देता तो बड़ी खुशी से भर जाते। लगता था जैसे राधा में एक बार फिर से चुस्ती आ गई है। उसने बच्चों के सोने का इंतजाम दूसरे कमरे में कर दिया था और दो कोनों में पड़ी खाटों को सटाकर बिछा दिया गया था। जो खाट नीची पड़ती थी उसके नीचे ईंटें लगाकर बराबर कर दिया गया था। उन दोनों खाटों से बने हुए डबल बेड पर चौबीसों घंटे बिस्तर बिछा रहा था और जयप्रकाश बाबू का नाइट सूट वह बिला नागा सिरहाने रख देती थी। घर में चाहे और कुछ न आया हो, पर मोटरसाइकिल के आ जाने से एक अजीब सी संपन्नता लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद नई खरीद लेना। और क्या, इस पुरानी पर अच्छी तरह चलाना सीख जाऊंगा, तब तक नई का नंबर आ जाएगा। एक रोज जरा हमें भी घुमा लाओ, कितने महीने हो गए हैं घर से बाहर गए हुए। अब तुम अपने झंझट से निपट लो, तब घुमाने ले जाया करेंगे। जरा सा कहीं झटका वटका लग गया तो तकलीफ में पड़ जाओगी। ये झंझट तुम ही लगा देते हो, खिसको उधर। राधा बड़े प्यार से उलाहना देकर आहिस्ता से बगल में लेटकर सो जाती। एक दिन जयप्रकाश बाबू दफ्तर से लौटे तो देर हो गई थी और मोटरसाइकिल भी साथ नहीं थी। राधा ने देखा तो अचरज में पड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ पूछे, जयप्रकाश बाबू ने कहा, जरा सा तेल गरम कर देना। क्यों, क्या हुआ? वह साली मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। पुरानी तो है ही, पुर्जे चुस्त दुरुस्त नहीं है। वह तो कहो जान बच गई, नहीं तो हड्डी पसली चूड़ हो जाती। मोटरसाइकिल कहाँ है?
मरम्मत के लिए डाल आया हूँ। चेन साली टूट गई, अगला पहिया अलग हो गया, साली धूड़ी से उड़ गया। बड़ी खैर हुई, राधा ने आतंकित भाव से कहा। और रात में जयप्रकाश बाबू अपनी कमर पर मालिश करवाते रहे। धमक लग गई है, राधा ने आतंकित भाव से कहा। दर्द तो इतना हो रहा है कि लगता है साली हड्डी हट गई है। तुम मोटरसाइकिल बेच डालो, लेना तो अब नहीं लेना, पुरानी चीज पुरानी ही होती है। और जब मैकेनिक ने मरम्मत का खासा खर्चा बता दिया तो जयप्रकाश बाबू ने 1200 में खरीदी हुई मोटरसाइकिल 800 में बेच दी और रुपया बैंक में जमा कराए। यह तुमने अच्छा किया, राधा ने सुना तो बोली। अब इस रुपए से कोई जरूरत की चीज खरीद लेंगे। माधुरी रेडियो की रट लगाए हुए है, न हो तो। नहीं नहीं, इसमें से पाई भी खर्च नहीं करनी है। 800 में रुपया जोड़ते जाएंगे, तब नई मोटरसाइकिल खरीद लाएंगे। पर चौथे महीने ही जब घर में नया बच्चा आया तो खर्चे एकाएक खड़े हो गए और 800 की रकम घटकर जब 500 के करीब आ गई तो जयप्रकाश बाबू फौरन बाजार जाकर 450 का रेडियो खरीद लाए। जो 50 रुपए ऊपर बचे थे उनसे कुछ और छोटी मोटी जरूरत की चीजें खरीद ली गई। और तब राधा ने पड़ोसिनों को एक बार फिर भाषण दिया। कहने लगे, दिन भर घर में अकेले जी ऊबता होगा, रेडियो से जरा दुकेलापन हो जाता है। नहीं नहीं, किस्तों पर नहीं, नगद लाए हैं। ये किस्त विस्त का झंझट कौन पाले बहन जी। दिन भर घर में रेडियो चहकता रहता। जयप्रकाश बाबू को संतोष होता कि चलो यह भी एक काम की चीज आ गई। साबुत गोभी घर में पकी देखकर तो वे चकित ही रह गए कि तभी राधा ने गोद की मुन्नी को लेटाते हुए गर्व से पूछा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया बना है। रेडियो पर संगीत शिक्षा का प्रोग्राम भी आता है। घर में हारमोनियम हो तो माधुरी सीख ले। अगले महीने से हारमोनियम सिखलाने का पाठ शुरू कर रहे हैं रेडियो वाले। माधुरी का बड़ा मन है सीखने को, राधा ने सहजता से कहा। पैसे कहाँ हैं? जयप्रकाश बाबू ने सधा सा उत्तर दे दिया। एक पाई नहीं बचती है। यही दिन है उसके सीखने के, कल को पराए घर चली जाएगी। देखो, जयप्रकाश बाबू ने कहा और उन्हें एकाएक लगा कि ऊपर उठता हुआ घर सहसा कहीं पर अटक गया है। राधा के नाखूनों पर पॉलिश है, खाटे भी डबल बेड बनी हुई है, बच्चे भी दूसरे कमरे में सोते हैं, नाइट ड्रेस भी एक आध धोब चल जाएगी। पर कहीं कुछ है जो रुक गया और वह पूरे घर की खुशहाली को कैद किए हुए है। ज्यादा अफसोस उन्हें नहीं हुआ पर मन में बुरा जरूर लगता रहा। देख रहे हो कितने बाल टूटने लगे हैं। अपने बाल काटते हुए राधा ने उन्हें दिखाया था। इतनी सी चोटी रह गई। उसने छाती पर बाल लाकर अपने अंदाज से नापते हुए कहा। घनापन भी उतना नहीं रह गया है। जयप्रकाश बाबू ने उसकी बात की तायीद में कहा। यह एकाएक क्यों झड़ने लगे? जब से मुन्नी हुई है तभी से झड़ने लगे हैं। गांठ बराबर जूरा रह गया है। उसने बाल लपेटकर छोटा सा जूरा बना लिया था। एक दिन बच्चों की हुड़दंग में रेडियो धड़ाम से नीचे गिरा और कैबिनेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। नॉब्स की हंडिया बुरी तरह भीतर घुस गई और मरम्मत करने वाले ने करीब 90 रुपए की मरम्मत बताई तो जयप्रकाश बाबू अचकचा गए। तनख्वाह में से 90 रुपए काटकर निकाल देना मुमकिन नहीं था। आखिर सोच सोच कर वे 250 रुपए ले आए और उन्हें फिर से बैंक में जमा कर दिया गया। इसमें से अब एक पाई भी नहीं निकाली जाएगी। 150 और जोड़कर नया रेडियो ही आ जाएगा, उन्होंने ऐलान कर दिया। बच्चे भी खुश बने रहे कि यह फैसला सही है। जयप्रकाश बाबू को यह संतोष था कि घर की हालत में कोई खास फर्क नहीं आया था। राधा के पैरों के नाखूनों पर अब भी पॉलिश चमकती है। बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं। नाइट ड्रेस जरूर फट गई है पर खाटें अब भी डबल बेड बनी हुई हैं। सिर्फ यह हुआ कि घर अपनी जगह पर रुका हुआ है, रहन सहन जैसे ठहर कर रह गया है। फिर मुसीबत में डाल दिया ना, राधा ने जब एक दिन कहा तो जयप्रकाश बाबू अवाक होकर सुनते रह गए। उन्हें चुप देखकर उसने फिर उलाहना दिया। कहती थी कि इंतजाम कर लो, पर नहीं, अब भुगतना। उसकी आंखों में हल्की शोखी और होठों पर मुस्कुराहट थी। यह तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। यह खूब रही।
बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जयप्रकाश बाबू ने कहा। पड़ोस वाली बहन जी को भी जरूरत पड़ गई थी। खतरा भी कोई नहीं हुआ। 80 रुपए में एक ईसाई नर्स है, वह एक देती है। दिखा लो, जयप्रकाश बाबू ने बहुत आसानी से कहा और चुपचाप बैठ गए। अगले हफ्ते ही उन्हें बैंक से 100 रुपया लाना पड़ा और सब ठीक ठाक हो गया। और बचे हुए रुपयों में से 120 का जब हारमोनियम लाकर उन्होंने माधुरी के सामने रख दिया तो राधा खुश हुई। चलो, पैसा जरूरत की चीज में लग गया। माधुरी का बड़ा मन था। जयप्रकाश बाबू को भी खुशी हुई और बचे हुए 30 रुपयों की वे छोटी मोटी जरूरतों की चीजें खरीद लाए। वह हारमोनियम बहुत दिन बजता रहा, पर जब माधुरी का शौक थम गया तो उसे लपेटकर मेज के नीचे रख दिया गया। कई हफ्तों बाद जब एक दिन माधुरी ने फिर स्वर साधना शुरू करनी चाहिए तो देखा कि उसकी धौंकनी की चाल चूहों ने काट डाली है। लकड़ी भी वे जगह जगह से कुतर गए थे। माधुरी के लिए कुछ सोचा? एक दिन राधा ने कहा तो जयप्रकाश बाबू ने हल्की चिंता से उसे देखा। लिखा तो है एक आध जगह, उन्होंने कहा। मैं आज दोपहर उधर बाजार गई थी तो बुआ जी मिली थी। एक लड़का बताया है उन्होंने। राधा बोली। अच्छा, देख लेंगे। और सुनो, यह हारमोनियम अलग कर दो। माधुरी बजाती बजाती भी नहीं, बस पड़ा है। बगैर बाजा मास्टर के सीखे भी तो कैसे। कितने रुपए मिल जाएंगे? पड़ा रहने दो, उन्होंने कहा। क्या फायदा। अच्छा। और तीसरे चौथे दिन जयप्रकाश बाबू हारमोनियम लेकर गए और 70 रुपए लेकर लौट आए। रुपए लाकर उन्होंने रामायण में रख दिए और बोले, इसमें से कोई खर्चा मत करना, समझे? वक्त जरूरत के लिए पड़े रहेंगे। हाँ, छोटी मोटी जरूरतें आ ही जाती हैं, राधा ने कहा। 4 पैसे पास हो तो अच्छा ही है। उन्होंने गौर से राधा को देखा। उसके पैर के नाखूनों पर पॉलिश चमक रही है। बच्चे दूसरे कमरे में ही सोते हैं। नाइट ड्रेस के टुकड़े घर में सफाई के काम आ रहे हैं। खाटे वैसी ही डबल बेड बनी है। कल मैं जरा ऊन खरीद लाऊं, कई दिनों बाद राधा ने कहा था। उसमें से ले लूं? यह भी तो जरूरी ही है। मुन्ना के पास स्वेटर कहाँ है? अपने बालों में तेल लगाते हुए राधा ने फिर अफसोस से अपनी चोटी को देखा और चुप हो गई। तुम्हारे बाल सचमुच बहुत गिर गए हैं, जयप्रकाश बाबू ने बड़ी आत्मीयता से कहा। शादी के वक्त घर भर में सबसे लंबे बाल थे हमारे, राधा बोली। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, जयप्रकाश बाबू ने हसरत से उसे देखते हुए कहा। तुम्हारे बाल भी तो बहुत सफेद हो गए हैं, राधा बोली। उम्र का तकाजा है। इतनी उम्र अभी कहाँ से हो गई है? तुमसे ज्यादा उम्र वालों के सिर काले रखे हुए हैं। तुम्हें आंवले के तेल से कुछ फायदा हुआ? जयप्रकाश बाबू ने पूछा। कुछ भी तो नहीं हुआ, राधा की आवाज में हल्की सी निराशा थी। और कोई तेल इस्तेमाल कर देखो। कुछ होगा नहीं। 23 नंबर वाली है ना, गुप्ता जी के घर में, वे सब इस्तेमाल करके देख चुकी हैं। उनके बाल तो बहुत अच्छे हैं। नकली लगाती है। अच्छा, ऊन खरीदने जाना तो तुम भी लेते आना। मैं नहीं लाती, मुर्दा औरतों के हों, कौन जाने। अरे भाई, नायलॉन के भी होते हैं, इसमें क्या बात है, समझी? लेती आना। तुम्हारे जूड़ा अच्छा लगता है। बाल या दांत खराब हो जाए तो आदमी कितना बूढ़ा लगने लगता है। और दूसरे ही दिन राधा बाजार जाकर 3 बच्चों के लिए 45 रुपए का ऊन खरीद लाई। घर लौटी तो जयप्रकाश बाबू खाट पर बैठे चाय पी रहे थे। ठीक है, ऊन दिखाते हुए राधा ने पूछा। अच्छे रंग हैं, जयप्रकाश बाबू बोले। यह तो हमने देखा ही नहीं था। अच्छा लगता है, राधा ने अपने भरे जूड़े में पिन को दबाते हुए कहा। तुम तो बदल गई। उनकी आंखों में प्यार की मध्यम सी लौ दमक उठी थी। 16 रुपए बच गए थे, सो उनमें से एक यह लेती आई हूं, कहते हुए राधा ने एक पैकेट जयप्रकाश बाबू के हाथ में पकड़ा दिया। सोचा कि कोई जरूरत की ही चीज लेती चलूं, नहीं तो ये 16 रुपए भी यूं ही उड़ जाते। ये क्या? देख लेना। अरे, यह तुम नाहक लेती आई, डिब्बा खोलकर शीशी देखते हुए जयप्रकाश बाबू बोले। इसमें कहीं पूरी तरह बाल काले होते हैं? टिकाऊ थोड़े ही हैं, बार बार लगाने से हो जाते हैं, राधा बोली। लाओ रखाऊं, कल छुट्टी है, लगा लेना। सब खर्च कर आई? 7 रुपए बचे हैं, 5-7 दिन तो निकल जाएंगे।
महीना भी पार आ लगा है और अब फिलहाल ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं, चल जाएगा, कहती हुई राधा ऊन व खिजाब की शीशी लेती हुई भीतर चली गई। जयप्रकाश बाबू उसे गौर से देखते रहे। नाखूनों पर पॉलिश है, कमरे में खाटे भी डबल बेड बनी हुई है, बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं, घर भी ज्यों का त्यों है। तभी उन्हें एकाएक ख्याल आया और वहीं से बोले, सुनती हो, वह तस्वीर के पीछे रख देना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।